गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने 5वें चैप्टर के अंदर लास्ट टॉपिक जो बात की थी, बहुविकल्पता की बात की थी, मल्टीपल एलील्स की बात की थी। आज के इस वीडियो के अंदर शुरुआत करते हैं। तीसरा नियम जो था संतत्तर अपव्यवहन का नियम, संतत्तर अपव्यवहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। देखिए, संतत्तर अपव्यवहन के नियम की बात करें तो ये नियम जो है, हमने दो नियम पढ़े, एक तो प्रभाविता का नियम पढ़ा और एक विसंयोजन का नियम पढ़ा। वो दोनों ही नियम मेंडल द्वारा दिए गए मोनोहाइब्रिड पर आधारित थे, अर्थात एक संकर संकरण पर आधारित थे। लेकिन संतत्तर अपव्यवहन नियम की बात करें तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये मेंडल द्वारा दिए गए डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित हैं, अर्थात द्विव संकर संकरण पर आधारित हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है उस पर आधारित है। ओके, द्विव संकर संकरण पर आधारित हैं। द्विव संकर संकरण दो जोड़ी युग्म विकल्पियों के बीच होने वाले संकरण को द्विव संकर संकरण कहा जाता है। मेंडल ने इसके लिए पादप के दो लक्षणों का चयन किया था, विपर्यासी लक्षणों का, बीज का आकार और बीज का रंग, जिसको हम पीछे वाले वीडियो के अंदर विस्तार से पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं संतत्तर अपव्यवहन का नियम होता क्या है। संतत्तर अपव्यवहन मतलब संतत्तर युग्म विकल्पियों के जो युग्म होते हैं, युग्म विकल्पियों के युग्म के सदस्य, प्रत्येक सदस्य जो है वो केवल अलग ही नहीं होते हैं। हमने विसंयोजन के अंदर पढ़ा था, वो अलग हो जाते हैं। वो अलग ही नहीं होते हैं बल्कि एक दूसरे के प्रति संतत्तर रूप से व्यवहार करते हैं। एक दूसरे के प्रति क्या करते हैं? संतत्तर रूप से व्यवहार करते हैं। तो बिल्कुल छोटा सा ये नियम है कि युग्म विकल्पियों के युग्म के सदस्य केवल अलग ही न होकर बल्कि एक दूसरे के प्रति जो अपना व्यवहार है वो भी संतत्तर रूप से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए इस नियम को संतत्तर अपव्यवहन का नियम बोला जाता है। तो ये आपके तीनों नियम जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में आपका नया टॉपिक जो रहेगा इस चैप्टर का वो है वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, या बोल सकते हो वंशागति का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत। वंशागति का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत, क्योंकि गुणसूत्र को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? क्रोमोसोम जो है वो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रोमोसोम जो है वो बोला जाता है। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, इसमें हम लोग बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो एक बार मेंडल के जीवन परिचय पे चलते हैं। 22 जुलाई 1822 का उनका जन्म हुआ था। मैंने बता दी थी ये बात, आप लोग पढ़ते भी आ रहे हो। लेकिन 20 साल की उम्र में उन्होंने दर्शन शास्त्र से डिग्री प्राप्त की। बाद में वो ब्रूनो शहर के एक चर्च में रहे। वहाँ पर उन्होंने 1856 से लेकर 1863 तक 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों जो पाइसम सेटाइवम प्लांट था उस पर उन्होंने अपने प्रयोग किए। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने प्रयोगों को एक ब्रूनो सोसाइटी थी जो संस्था बनी हुई थी उसके समकक्ष रखा था 1865 में। लेकिन 1866 में केवल एक पादप संकरण पर प्रयोग एक प्रकाशन द्वारा उनके नियमों को वहीं पर सल्टा दिया गया, या फिर बोल सकते हैं वहीं पर दबा दिया गया, या उसके बाद उनके नियमों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया गया। बस लास्ट जो है 1866 के अंदर केवल एक उस सोसाइटी द्वारा प्रकाशन जो है पादप संकरण पर प्रयोग जारी किया गया था, बाकी नियमों की बात नहीं हुई। इसके बाद 35 साल बाद सन 1900 के अंदर, कब? सन 1900 में 3 विद्वान थे। एक जर्मनी का था, एक ऑस्ट्रिया का था, इन्हीं के देश का था, और एक हॉलैंड के थे। हॉलैंड के जो थे हुगो डीवरीज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के वॉन शेरमेक। ये 3 वैज्ञानिक थे। इन्होंने अलग अलग क्षेत्र में रहते हुए मेंडल के नियमों की पुनर्खोज करना शुरू कर दी, और उन्होंने मेंडल को हर जगह से ही पाया। इसलिए इन तीनों विद्वानों को मेंडल के नियमों का पुनर्खोजकर्ता कहा जाता है। मेंडल के नियमों का क्या कहा जाता है? पुनर्खोजकर्ता कहा जाता है।
सन 1900 के बाद में माइक्रोस्कोप की खोज हुई। माइक्रोस्कोप जिसके द्वारा छोटी से छोटी वस्तु को हम आसानी से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप जो है उसका आविष्कार हुआ। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की अगर बात करें, इसके द्वारा फिर कोशिका का अध्ययन हुआ, कोशिका की आंतरिक संरचना का अध्ययन हुआ। वैसे तो कोशिका की खोज जो है 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक द्वारा कर दी गई थी, लेकिन कोशिका के आंतरिक संरचना का अध्ययन अब किया गया। तो इसके अंदर केंद्रक था, केंद्रक के अंदर कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, धागेनुमा संरचनाएं पाई गई। केंद्रक के अंदर क्या पाई गई? कुछ धागेनुमा संरचनाएं पाई गई, जिनको गुणसूत्र कहा गया। जिनको क्या कहा गया? गुणसूत्र या क्रोमोसोम जो है वो बोला गया। गुणसूत्र या फिर क्या बोला गया? क्रोमोसोम बोला गया। ये क्रोमोसोम जो होते हैं, ये जब कोशिका विभाजन की अवस्थाएं चल रही होती हैं, उससे पहले की अवस्था के अंदर ये धागेनुमा संरचना आते हैं, तब इन्हें ये जाल के रूप में पाए जाते हैं, तब इन्हें क्रोमेटिन जाल बोला जाता है। क्रोमेटिन जाल जो है वो बोला जाता है। ये अभिरंजित होते हैं, अर्थात इनको रंगीन होते हैं, ठीक है, या अभिरंजित इनको किया जा सकता है। तो ये गुणसूत्र होते हैं जो आपको, हम लोग आगे मानव लिंग निर्धारण की बात करेंगे। अगर हम लोग बात करें मानव की प्रत्येक कोशिका में, तो गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, अर्थात 46 होती है, या फिर 23 ट्विंस बोल सकते हैं, 23 जोड़ी बोल सकते हैं। तो ये गुणसूत्र था। अब हमारा जो मुख्य टॉपिक आता है वो ये आता है, वसागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या है। देखिए, वसागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत जो है ओस्टन एवं बावेरी ने दिया था। दो विद्वान थे, एक का नाम था स्टन, एक का नाम था स्टन एवं दूसरा जो विद्वान था बोवेरी। दूसरा विद्वान कौन था? बोवेरी। स्टन एवं बोवेरी ने वसागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था, और इनके अनुसार इन्होंने बताया कि जो गुणसूत्र होते हैं, देखिए गुणसूत्र हम लोग पढ़ के आए हैं क्लास 11 में। गुणसूत्र जो होते हैं, इनके ऊपर जीन उपस्थित होती है। किस क्या उपस्थित होती है? जोड़ों के रूप में जीन उपस्थित होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो गुणसूत्र के जो जीन है उनके विकल्प भी जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। 2 नंबर बात, गुणसूत्र जो जीन है इनके विकल्प भी जोड़ों के रूप में, जैसे ये एक जीन है, ठीक है, ये भी किसके रूप में पाए जाते हैं? जोड़ों के रूप में पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो गुणसूत्र के विकल्प जो है वो युग्मक निर्माण के समय क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। युग्मक निर्माण के समय क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग पीढ़ी के अंदर जाते हैं। तो ये तो अगर प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि वसागति के गुणसूत्रीय या क्रोमोसोमवादी सिद्धांत क्या कहता है, तो ये 3 बातें आपको गुणसूत्र के बारे में लिखनी होंगी। दिया किसने था? स्टर्न एवं बावेरी ने दिया था। लेकिन अब अगर बात करें महत्वपूर्ण, जो जहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है कि वसागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत की प्रायोगिक पुष्टि किसने की थी, मतलब प्रैक्टिकली इसको किसने बताया था, तो वो वैज्ञानिक था मोर्गन। कौन सा वैज्ञानिक था? मोर्गन। मोर्गन नामक वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत की प्रायोगिक पुष्टि की थी, अर्थात प्रैक्टिकल करके उन्होंने बताया था। इसके लिए इन्होंने अपने प्रयोग जो है वो फल मक्खी पर किए थे। किस पे किए थे? फल मक्खी पर किए थे। फल मक्खी को वैज्ञानिक नाम ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। तो फल मक्खी पर उन्होंने अपने प्रयोग किए थे और प्रायोगिक सत्यापन इस सिद्धांत का किया था। प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि उन्होंने फल मक्खी को ही क्यों चुना था अपने प्रयोग के लिए। तो फल मक्खी का जो जीवन काल होता है बहुत छोटा होता है, कहने का मतलब ओनली 30 डेज, और 30 दिन का होने के कारण कम समय में अधिक संततियाँ प्राप्त की जा सकती हैं, ठीक है, कम समय में अधिक संततियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। इसके अलावा एक मुख्य कारण ये भी था कि जो फल मक्खी होती है उसमें मेल एंड फीमेल अर्थात नर व मादा को आसानी से पहचाना जा सकता है, इसका ये भी एक मुख्य कारण था। तो ये थे आपके वसागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत या क्रोमोसोमवाद सिद्धांत। इसके बाद में आगे बात करते हैं। एक अच्छा शब्द दिया हुआ है सहलगनता, लिंकेज जिसे बोला जाता है अंग्रेजी के अंदर। सहलगनता की बात जो है वो करते हैं कि सहलगनता जो है वो क्या होती है। सहलगनता
सहलगनता की बात करते हैं तो ऐसी जीन जो एक गुणसूत्र पर उपस्थित होती हैं, ऐसी जीन जो एक गुणसूत्र पर उपस्थित होती हैं, जीन जो है वो एक गुणसूत्र पर क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं और पास पास रहती हैं, और क्या रहती हैं, पास पास रहती हैं। ऐसी जीन को क्या बोला जाता है, सहलगन जीन बोला जाता है। ऐसी जीन को क्या बोला जाता है, सहलगन जीन, जो एक गुणसूत्र पर उपस्थित होती हैं और पास पास रहती हैं। सह का मतलब साथ, लगन का मतलब जुड़े हुए। ऐसी जीन जो एक गुणसूत्र पर रहती हैं और पास पास रहती हैं, सहलगन जीन जो है वो कहलाती हैं। प्यारे बच्चों, ये जो जीन होती हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर वंशागत होती रहती हैं, या इन्हीं के द्वारा लक्षण जो है, वंशागत लक्षण जो है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, अब सहलगन जीन का पता चल गया क्या होती है। सहलगनता क्या होगी, तो सहलगन जीन का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, सहलगनता जो है वो बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सहलगनता बोला जाता है। इसकी अगर बात करें, इसके बाद एक शब्द और आता है आपके, पुनर्योगन, पुनर्योजन। इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिकॉम्बिनेशन। अगर इसकी बात करें पुनर्योजन की, पुनर्योजन क्या होता है कि F2PD के अंदर हम लोग देखते हैं जो फिलियल 2PD होती है, F2PD, उसके अंदर जनकीय पीढ़ी तो बनती है, या जनकीय संततियां तो हमें प्राप्त होती हैं। F2PD के अंदर जनकीय संततियां तो हमें प्राप्त होती हैं। इसके अलावा अजनकीय संततियां भी प्राप्त होती हैं। क्या प्राप्त होती हैं, अजनकीय संततियां प्राप्त होती हैं, और उन अजनकीय संततियों को ही क्या बोला जाता है, पुनर्योजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पुनर्योजन बोला जाता है। इसके बाद में एक शब्द दिया हुआ है आपके, जीन मानचित्रीकरण। जीन मानचित्रीकरण, देखो जीन मानचित्रीकरण क्या है, ये शब्द अच्छा है। देखिए, गुणसूत्र पर उपस्थित जीन को क्रम से व्यवस्थित करके और चित्रों के रूप में व्यवस्थित करना। भाई गुणसूत्र पर जीन जो है उनको क्रम से चित्रों के रूप में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, जीन मानचित्रीकरण कहलाता है। समझ रहे बात को, गुणसूत्र पर उपस्थित जीन को क्रम से चित्रों के रूप में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, जीन मानचित्रीकरण कहलाता है। जीन मानचित्रीकरण की अगर बात करें तो सर्वप्रथम अल्फ्रेड वेंट स्टट्टी नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने सबसे पहले जीन मानचित्रीकरण जो है वो बनाए थे, अर्थात गुणसूत्र पर उपस्थित जीनों को उन्होंने क्रम से चित्रों के रूप में व्यवस्थित किया था। किसने, अल्फ्रेड वेन स्टट्टी ने यह काम किया था। तो ये आपके 3 शब्द दिए हुए थे मुख्य, इनको आपको साथ में याद रखना है, इनके बारे में सीधा पूछा जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं लिंग निर्धारण की। 3 प्रकार के लिंग निर्धारण आपके दिए हुए हैं। आज की वीडियो में लिंग निर्धारण की ही बात कर पाएंगे, और आगे एक वीडियो इस चैप्टर का और बनेगा जिसमें आपका ये पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए लिंग निर्धारण, सेक्स डिटरमिनेशन, इसको समझने की कोशिश करना कि सेक्स डिटरमिनेशन क्या होता है। लिंग निर्धारण, देखिए नर या मादा 2 प्रकार के लिंग होते हैं, सेक्स जिन्हें बोला जाता है, या तो नर या फिर मादा। तो उनका निर्धारण होना ही, या निर्धारण किस प्रकार से होता है, उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, सेक्स डिटरमिनेशन बोला जाता है। कि नर होगा या मादा होगा, उनका निर्धारण करना ही क्या कहलाता है, लिंग निर्धारण कहलाता है। सबसे पहले हम मानव में लिंग निर्धारण की बात करेंगे। ह्यूमन, 1 नंबर पे बात जो करेंगे वो करेंगे ह्यूमन सेक्स डिटरमिनेशन की। देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको इसके बारे में, लेकिन तीसरे चैप्टर में शायद बताया होगा आपको मैंने, मानव लिंग निर्धारण। और ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा के अंदर आता है, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें इसके अंदर आपको पहले सुननी है। वैसे तो आप लोग परिचित हो उन बातों से, लेकिन फिर से सुन सकते हो। पहली बात, मानव की प्रत्येक कोशिका जो होती है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं 23 जोड़ी। क्या बोल सकते हैं, 23 जोड़ी। अब ये 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अलिंग गुणसूत्र। कौन से होते हैं, अलिंग गुणसूत्र, जो लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं, और एक होते हैं
लिंग गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करते हैं, जो क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं। बात को यहाँ पे समझना। अलिंग गुणसूत्र को कायिक गुणसूत्र भी कहा जाता है, या इनको इंग्लिश में ऑटोसोम भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, ऑटोसोम। और इनको आप लोग एलोसोम भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, एलोसोम। ये भी ध्यान में रखना, कई बार ऑटोसोम और एलोसोम शब्द दे दिए जाते हैं। ये कौन से होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। अलिंग गुणसूत्र या कायिक गुणसूत्र, ये गुणसूत्र जो होते हैं ये केवल संरचना का निर्माण करते हैं, इनमें लिंग निर्धारण का किसी प्रकार का काम नहीं होता। इनकी संख्या एक तरफी होती है और वो होती है 44। कितनी होती है, 44, अर्थात 22 जोड़ी होते हैं। ये अकेले कितने जोड़ी होते हैं, 22 जोड़ी या फिर 44 होते हैं। शेष बचे 2, ठीक है, नर में भी 2 और मादा में भी 2। ये होते हैं लिंग गुणसूत्र। अगर बात करें मेल के अंदर तो ये XY होते हैं, और अगर फीमेल के अंदर बात करें तो ये XX होते हैं। ये होते हैं लिंग गुणसूत्र, इन्हीं के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। बाकी ये 22 जोड़ी जो है वो सेम रहते हैं। वो क्या रहते हैं, नर के अंदर भी सेम रहते हैं और मादा के अंदर भी क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। केवल XX और XY, नर और मादा के लिंग गुणसूत्र ही लिंग का निर्धारण करते हैं। देखिए किस प्रकार से निर्धारण जो है वो होता है, उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मेल और यहाँ पे लिख देता हूँ फीमेल। क्रॉस होने पर इसमें गुणसूत्र कितने हैं, 44, और 2 कौन से हैं, XY। इधर 44 तो है ही सेम, प्लस XX, यही तो है। अब देखिए इनको युग्मक में बांटते हैं तो 22 प्लस X और 22 प्लस Y, ठीक है, 22 प्लस X और 22 प्लस Y। इधर देखिए 22 प्लस X और 22 प्लस X। अब क्रॉस करवाते हैं इसका इसके साथ तो आएगा 44। देखिए जब नर का X मादा के X के साथ मिलता है तो क्या आएगा, 44 प्लस XX, और ये क्या होती है, फीमेल होती है। ध्यान रखना, जब नर का X मादा के X से मिलता है तो क्या बनेगी, जो लड़की उत्पन्न होगी। और जब ये तो यही कंडीशन होगी, फिर से लिख देता हूं 44 प्लस XX फीमेल। अब देखिए जब नर का Y गुणसूत्र मादा के X से मिलता है, किसे मिलता है, मादा के X से, तो क्या होगा, मेल होगा या फिर लड़का होगा। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, लिंग का निर्धारण मादा के द्वारा हो रहा है या नर के द्वारा। जबकि हमारे समाज, पीछे प्रश्न भी आया था तीसरे चैप्टर के अंदर कि समाज के अंदर लड़का या लड़की होना का जो दोष है वो महिला को दिया जाता है, जो सरासर गलत है। मैंने वहाँ पर भी आपको इसका उत्तर जो है वो बताया था, क्योंकि स्पष्ट नजर आ रहा है कि मादा के अंदर दोनों XX होते हैं, कोई मतलब नहीं है इसको। लेकिन नर के अंदर एक Y होता है, अगर X से मिला मादा वाला तो लड़की, और अगर Y से मिलता है तो क्या होगा, लड़का होगा। इस प्रकार से जो लिंग निर्धारण का अनुपात है 50% लड़कियां और 50% क्या रहते हैं, लड़के रहते हैं। समझ गए बात को। यह था आपके मानव में लिंग निर्धारण का, जो किसके द्वारा होता है, नर के द्वारा होता है। इसके बाद में बात कर लेते हैं दूसरा लिंग निर्धारण। दूसरा लिंग निर्धारण जो है वो इंसेक्ट के अंदर है। किसके अंदर है, इंसेक्ट के अंदर, कीट्स के अंदर, या इसे बोला जाता है XO सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। ठीक है, टिड्डे के अंदर हम लोग बात करते हैं, किसके अंदर, टिड्डे के अंदर अगर हम लोग बात करें तो उनमें टोटल जो है, टोटल अगर हम लोग बात करें तो 22 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं, 22 गुणसूत्र। ठीक है, 22 गुणसूत्रों में अगर बात करें तो 20 तो होते हैं एलिंग गुणसूत्र, नर में अगर बात करें तो 20 तो हो गए एलिंग गुणसूत्र और XO हो गए लिंग गुणसूत्र। तो टोटल कितने हो गए, 22। इसी प्रकार मादा के अंदर अगर बात करें तो 20 तो हो गए कायिक या एलिंग गुणसूत्र और XX हो गए आपके लिंग गुणसूत्र। अब क्रॉस करवाते हैं तो 22 प्लस XO क्रॉस 22 प्लस XX, ठीक है, सॉरी 20 प्लस 20 आएगा भाई, ठीक है, 20 तो हो गया 10 प्लस X और 10 प्लस O। इधर 10 प्लस X और 10 प्लस X, तो XX जब मिलेंगे तो 20 प्लस XX आ जाएगा, जो फीमेल होगा, जो क्या होगा, फीमेल होगा।
ठीक है, ये भी फीमेल होगा 20 प्लस XX फीमेल। लेकिन जब 20 प्लस ये X और O मिलेंगे तो क्या होगा, मेल होगा। तो क्या होगा, मेल होगा। ये भी क्या होगा, मेल होगा। तो इस प्रकार टिड्डे या कीटों के अंदर भी लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है, नर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, नर के द्वारा होता है। अब अगर हम लोग बात करें तीसरा, पक्षियों के अंदर, किसके अंदर, पक्षियों के अंदर बात करते हैं 3 नंबर। यह तो कीटों के अंदर हो गया, बात करते हैं पक्षियों के अंदर। देखिए बर्ड्स के अंदर बात करते हैं, या फिर इसको बोला जाता है ZW व ZZ सेक्स डिटर्मिनेशन। होता क्या है, देखिए पक्षियों के अंदर क्या होता है, उल्टा होता है। इस बात को नोट कर लेना ध्यान से, पक्षियों के अंदर उल्टा होता है। हमारे अंदर नर, कीटों के अंदर नर लिंग का निर्धारण करता है, लेकिन पक्षियों के अंदर जो है वो मादा लिंग का निर्धारण करती है। तो पक्षियों पर लागू होती है, लेकिन और कीट और मनुष्य पर नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये लिंग गुणसूत्र की अगर पक्षियों में बात करें तो ZW ये तो होते हैं फीमेल के, मादा के, और ZZ जो सेम होते हैं वो होते हैं मेल के। तो सीधी सी बात है, जब क्रॉस करवाएंगे तो ये क्या थी, मादा थी, और ये क्या था, नर। तो इनको अलग करते हैं ZW ZZ। तो अब देखिए मादा का Z जब Z से मिल रहा है तो क्या हो रहा है, मादा, और जब Z से Z, लेकिन जब मादा का W Z से मिल रहा है तो क्या उत्पन्न हो रहा है, मेल उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है, मेल उत्पन्न हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पक्षियों के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उसका काम कौन करता है, मादा करती है। इसमें नर का कोई योगदान नहीं होता, क्योंकि नर के दोनों लिंग गुणसूत्र सेम होते हैं, XX होते हैं, जब ZZ होते हैं, जबकि मादा के जो है वो ZW अर्थात अलग अलग होते हैं दोनों विकल्प। मतलब कह सकते हो वो विषम युग्मजी होते हैं। तो विषम युग्मजी जिसका होगा वही लिंग का निर्धारण करेगा। जैसे हमारे अंदर नर के अंदर XY है तो वो क्या है, इसका निर्धारण करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद आगे एक वीडियो हो आएगा जिसमें आपका पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।